चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की उत्तराखंड में जो तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मार्मिक ये श्रृंखला रहने वाली है। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज यहाँ पर आप देख पा रहे हो उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय उद्यानों की हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये बता दूं कि उत्तराखंड में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 है आपके क्या राष्ट्रीय उद्यान है। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम इसमें जानेंगे। अब यहाँ पर ये चीज देखिएगा कि नोट डाउन करते हुए चलेगा कि उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। याद देखिएगा, इसको नोट डाउन करिए, मैं एक जगह पे लिखते हुए चलेगा और साथ ही उसको मार्कर से भी जो भी करते हैं आप मार्कर करते हैं, हाईलाइट करते हुए चलेगा। हमने कहा उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 7 क्या है वन्य जीव विहार, और एक क्या है आपका जैव आरक्षित क्षेत्र। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका जो उत्तराखंड का जो प्रवक्ता संवर्ग का जो सिलेबस है यहाँ पर दिया है वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, ये दिया है। 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक दिए हुए हैं, दिखाई दे रहा है। तो आज ये जो 3 टॉपिक हैं ये हम यहाँ पर कवर करें। 1 2 3 टॉपिक आपके सामने दिख पा रहे हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 1 जैव आरक्षण क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने चलचित्र के माध्यम से भी आपको समझाने की प्रयत्न किया है। इसमें देखिएगा, उत्तराखंड राज्य का पहला वन्य जीव संरक्षण केंद्र जो मोतीचूर वन्य जीव संरक्षण केंद्र था, कौन सा था? क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्य का पहला जो वन्य जीव संरक्षण केंद्र कौन सा है? तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि मोतीचूर वन्य जीव संरक्षण केंद्र है। और इस केंद्र की जो स्थापना की गई थी, इसकी जो स्थापना गई थी 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के समकक्ष अगर हम देखें साल था 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में इसको मिला दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वर्ष मोतीचूर वन्य जीव संरक्षण केंद्र को जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें इसको मर्ज कर दिया गया था। किस वर्ष किया गया था मर्ज? 1983 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी मोतीचूर की? 1935 में किया गया था। तो याद रखिएगा। और साथ ही अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हो, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में लेके आया हूँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी अगर मैं खींचता तो एक ही टॉपिक में आपका पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसलिए हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें बनती हैं तो उसको मैंने रखने की प्रयत्न किया है। अब यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला वन्य जीव कौन सा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लिए, नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्योंकि अत्यंत मार्मिक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो चीतल है। इनकी जो संख्या है 53,730 इनकी संख्या है। उत्तराखंड में जो सर्वाधिक रूप में जो वन्य जीव जो प्राप्त होते हैं हमें, वो कौन सा है बेटा? ये चीतल है, 53,730 है। वहीं पर अगर हम देखें जंगली सुअरों की बात करते हैं, जिस प्रकार से आप सभी जितने भी दुरुस्त सीमांत जनपदों में जो भी रहते होंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र में जो भी रहते होंगे, अनुमान मुझे लगता है कि जंगली सुअरों का उनसे कभी ना कहीं मुठभेड़ अवश्य हुई होगी। क्योंकि अगर हम देखें पहाड़ी जनपदों की अगर हम बात करें तो पहाड़ी जनपदों में जो फसल को जो सर्वाधिक रूप से जो नुकसान पहुंचा रहा है तो वो जंगली सुअर है। इनकी जो आबादी है दिन पर दिन बढ़ रही है। इनकी जो आबादी है 34,914 इनकी संख्या है। और अगर हम इसी राज्य में देखें सबसे ज़्यादा कम संख्या में जो पाए जाने वाला जो वन्य जीव है वो आपका भूरा भालू है। इनकी संख्या सिर्फ 12 है। बड़ी ही दयनीय स्थिति है इनकी, चिंतनीय विषय है। आने वाले समय में हम इनको जो रेड बुक है, जो विलुप्ति के कगार पे जो जीव पहुंच जाते हैं उनका नामांकन या कहें उनका अंकन जो किया जाता है वो आपके रेड बुक में किया जाता है। तो आई थिंक इनकी संख्या बढ़े, हम ऐसी आशा करते हैं क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के नगीने हैं। तो वहीं बारहसिंगा की अगर हम बात करते हैं तो बारहसिंगा की भी संख्या बड़ी ही जो विकट परिस्थितियों से ये जूझ रहे हैं, क्लाइमेट का मार या कहें दंश इनको झेलना पड़ रहा है। तो इनकी भी संख्या आपके 100 के आसपास हो गई है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 100 से इनकी संख्या नीचे हो चुकी है क्योंकि ये आंकड़े पूर्व से हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे
हमने बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे। ऑल नेशनल पार्क उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में जो सभी राष्ट्रीय उद्यानों की हम बात करेंगे, नेशनल पार्क इन उत्तराखंड जो आप चलचित्र देख पाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क एक ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित कर दिया गया हो। देखिए, बेसिकली अगर हम देखें कोई भी राष्ट्र की अगर हम बात करें, हमारा जो राष्ट्र है वो राष्ट्र किसको समर्पित है? पूरा भारत को हम कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान की जब हम कहते हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पे कहते हैं, ना कि कोई राज्य का उद्यान नहीं होता है, पहले ही याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान जो भारत को समर्पित है या भारत से उसको जाना जाता है, तो ये ऐसा उद्यान होता है जो किसी राष्ट्र की प्रशासनिक प्रणाली, जो प्रशासन होता है, प्रशासन का जो अंग होता है, उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ प्राकृतिक जो पर्यावरण की रक्षा करना होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी हम प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं या कहें जो भी राष्ट्रीय उद्यानों को जब हम निर्मित करते हैं, जैसे आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, ठीक है। तो जो भी ये राष्ट्रीय पार्क होता है, तो हमारी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हो कि हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ हम लेके चलते हैं कि हम कहते हैं कि प्रकृति पर्यावरण, हम नेचर को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से आपने देखा होगा, यदि आजकल आप न्यूज़पेपरों पर ध्यान दे रहे होंगे तो बड़ा ही हैरानी की बात है, जो काफल आपके जो फरवरी मार्च के मध्य में जो काफल आते थे, और इस बार जो चंपावत जनपद में जनवरी के महीने में ही काफल पककर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ये देखिए, पृथ्वी कहीं ना कहीं अपने गर्त की तरफ बढ़ने के लिए इसने कदम रख दिए हैं। जिस प्रकार से मनुष्य का दखल अंदाजी होने के कारण से क्या हो रहा है, क्लाइमेट जिस प्रकार से तीव्र गति से, आपने मुझे इंदु जी एक चीज ऑप्शन एक आंसर बताइएगा, क्या आपने इस बार जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो इस बार आपने मौसम में क्या परिवर्तन देखा? कुछ देखा इस बार? सर सर्दी कम पड़ रही है। और पूरा जी सर, इस बार सर्दी हुई नहीं है सर, जिस तरह जनवरी में हुआ करती थी। चलिए, मुझे ओवरऑल ये बताइए, पूरे अर्थ में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर ग्लोबल वार्मिंग। हम सब लोग ये जानते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, इसे थोड़ा स्पर्श करें। सर जो हाँ, कार्बन बोलो। सर कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारा वातावरण है वो गर्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो हमारे ज्यादा पिघल रहे हैं, और जो सी लेवल है, मतलब जो समंदर का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो कोस्टल एरियाज हैं वो समंदर के उसमें सुनामी में ही खत्म हो जाएंगे, और ऊपर बाढ़ आना शुरू हो जाएगी, और कहीं पे अगर अकाल पड़ रहा है तो वहां अकाल ही पड़ जाएगा। तो मतलब जो ये हमारा मौसम का चक्र है वो पूरी तरह से मतलब स्टेबल नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कह रही है। अगर आप देखोगे, जैसे साइंस म्यूजियम में मैं गया था, मानसखंड साइंस म्यूजियम में गया था, तो वहाँ पर 1800 से लेकर अभी 2024 तक का उसमें दिया गया था। तो ग्लेशियर इतनी तीव्र गति से पिघल रहे हैं, जो उसमें ग्लेशियरों का जो एक मॉडल प्रस्तुत किया था, तो उससे बड़ा ही हैरानी की ये बात है। जैसे आपने कहा, कोस्टल एरियाज जो हैं, तो वो आने वाले 100 या 50 साल के दशक में ये पूरी तरीके से, जैसे मुंबई हो गया, आपके गुजरात हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, तो ये वाले जो राज्य हैं कहीं ना कहीं ये डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। और यहाँ तक कि अगर कभी आप लंदन या फिर आप जापान का अगर कभी आपने डिस्कवरी में देखा होगा, कोई गया हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा हर जगह पर वार्निंग ये दी गई है कि उसमें जैसे दिया गया है कि सैन फ्रांसिस्को इतने साल में डूब जाएगा, अमेरिका इतने सालों में डूब के ये पूरे तैर जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, या कहें हमारा जो वातावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर पूरी तरीके से पृथ्वी में जितनी भी बर्फ है, अगर इसी गति से अगर पिघली, तो ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं है जो पृथ्वी पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगी। अब जहाँ तक बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि हमारे
एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि आपने जैसा होगा कि रूपकुंड दिन पर दिन सिकुड़ता ही जा रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सिकुड़ रहा है, क्योंकि इसका जो पानी है धीरे धीरे वाष्पोत्सर्जन होकर उड़ रहा है, और साथ ही ग्लेशियर हैं, ग्लेशियरों की जो संख्या है दिन पर दिन तीव्र गति से पिघल रहे हैं। और अगर आपको बता दूं, पिथौरागढ़ में जो लिपू लेक है और साथ ही जो यहाँ पर आपके ओम पर्वत है, ओम पर्वत भी इसकी मार झेल चुका है, और इस मार के झेल चुका है। पूर्व में आपने देखा होगा ओम पर्वत में जो बर्फ थी, ओम के आकार में जो बर्फ गिरती थी, तो अब वो पूरी तरीके से वो पहाड़ आपके नग्न पहाड़ों पर की श्रेणी में आ चुके हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, आप अगर आप देखोगे सितंबर 2024 की ये रिपोर्ट आई है, ये क्या बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या मौसम विभाग ने जब यहाँ पर एक खोजी दल गया था, तो इन्होंने ओम पर्वत का निरीक्षण किया, तो उसमें ये पाया गया कि ओम पर्वत धीरे धीरे बहुत तरीके से अब ये अपने सबसे विकट परिस्थिति में पहुंच चुका है, जहाँ पर बर्फ देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सबसे उसका जो मेन रीजन रहा, तो वो मेन रीजन जो रहा था मनुष्य की दखलंदाजी बढ़ने से, जैसे आपने कहा वाहनों के कार्बन उत्सर्जन होने से, जैसे प्लास्टिक या ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये किसके द्वारा इसका सर्वेक्षण किया? भारतीय मौसम विभाग या पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था। जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यानों की, जब हमने आपसे बात करेंगे, तो एक ऐसा हम वातावरण को निर्मित करने की बात करते हैं, ऐसे हम नेचर की बात करते हैं जहाँ पर पर्यावरण को हम संरक्षण कर सकते हैं या उसको सुरक्षित करें। वे सारे जिन मनोरंजन और आनंद की गतिविधियों में भी सम्मिलित होते हैं। देखिए आप लोग जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क हैं, राजा जी नेशनल पार्क होती हैं, तो जैसे कि आप लोगों की ग्रीष्मकालीन या विंटर या समर के जो हॉलीडेज होते हैं, तो आप क्या रहते हैं अपने फैमिली के साथ इन जो ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, आप भ्रमण करने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ये गतिविधि भी होती है, मनोरंजन का केंद्र भी होता है। तो यहाँ पर आपको वन्य जीव के दर्शन भी होते हैं, जो इस धरातल में जो वन्य जीव अभी हमने नहीं देखे हैं, उन वन्य जीवों को देखने का हमें कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है। तो ये इसीलिए संरक्षण किए जाते हैं। और एक राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं, तो परिदृश्य और उसके वनस्पति और जीव अपनी प्रकृति अवस्था में मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, राष्ट्रीय उद्यान को हम जो प्रकृति द्वारा जो निर्मित है उसको एज इट इज रखने के प्रयत्न करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं करते हैं। जो कि जो चक्र चलता है, जो खाद्य श्रृंखला का चक्र है या मौसम का जो चक्र चलता है, उसी के बलबूते हम उसको लेके सजोए रखने की प्रयत्न करते हैं। उसका जो परिदृश्य होता है उसके समकलन हम ये चीजें करते हैं। और जीव अपनी जो प्राकृतिक अवस्था है, जैसे हम कहते हैं जो शेर का जो काम होता है वो क्या करता है, से जो चीतल होता है, घुरड़ होता है या बारहसिंगा होता है या जो अन्य मांसाहारी जो वो होता है, तो जैसे विंडवीस हो गया, भैंस हो गए या फिर चीते हो गए, इनका शिकार ये करते हैं, ठीक है। और जो आपके शाकाहारी जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो आपके जो घास फूस खा के अपने वो करता है। तो इसी प्रकार से क्या है, जो एक खाद्य श्रृंखला है, जो जीवन का जो सर्कल है, वो कहीं ना कहीं हमें ये सर्कल कहाँ देखने को, राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क में हमें ये चीज़ें देखनी है। जो प्रकृति में जो पूर्व में जो जिस अवस्था में मौजूद थे, वो हम उसी अवस्था में उनको रहने देते हैं। तो ये इसका संपूर्ण रूप से हमने इसका चीज़ें रख दी। अब बात करेंगे वर्तमान समय में भारत में, पूरे भारत में अगर देखिए कुल राष्ट्रीय जो उद्यानों की अगर हम बात करें कितने हैं, तो आपको याद होना है 106 राष्ट्रीय उद्यान अभी वर्तमान समय में भारत में मौजूद हैं। तो ये इसको याद रखिएगा। और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा था, कौन सा था? इसका नामांकन ये किसने बनाया था? कॉर्बेट कौन था? इसका नाम जैसे हम नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, कॉर्बेट कौन था? जिम कॉर्बेट सर एक शिकारी था। तो इसी के नाम का नामांकन यहाँ पर किया गया था। तो सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 106 नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहाँ बताओगे? असम है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान के देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको नोट डाउन करिएगा। तो ये कहाँ है? असम में है, ठीक है। अब आते हैं, इसको बड़ा ही मार्मिक है कि राष्ट्रीय उद्यान की जब हम कहते हैं, सबसे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी याद रख लीजिएगा। स्थापना की बात करते हैं तो 1936 में हुई था। इसका जो क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर है। तो अगर हम ये कहें ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, देखिए ये पौड़ी से नैनीताल जनपद तक ये फैला हुआ है। अगर हम पौड़ी का अगर देखें तो 312.76 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और अगर नैनीताल से देखें तो ये नैनीताल जनपद में 208 वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रीय उद्यान जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है पौड़ी का कितने किलोमीटर वर्ग क्षेत्र को कवर करता है, तो आपको पता होना चाहिए 312.76 वर्ग किलोमीटर। वही नैनीताल का अगर देखें तो नैनीताल का जो बनता है 208.8, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 520.82 वर्ग किलोमीटर ये बनता है। और स्थिति की अगर बात करें तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क किन जनपदों में स्थित है, कौन से 2 जनपदों के अंतर्गत ये आता है। वैसे तो हम पूछते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जनपद में है, तो आप सभी को पता है नैनीताल रामनगर के आसपास ये है। तो बेसिकली अगर इसकी स्थिति को अगर देखें, इसका अगर हम पूरे भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये 2 जनपदों तक ये फैला हुआ है। बड़ा ही सबसे बड़ा ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो इसकी स्थिति है जो पौड़ी से नैनीताल की है। अगर इसका मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है कालाडूंगी और इसके संस्थापक कौन है, हेली। ठीक है, तो ये है। और अगर हमने कहा कि ये देश का पहला नेशनल पार्क के रूप में ये उदय हुआ और इस पार्क की स्थापना उस समय जिस समय इस 1936 की जब हम बात करते तो उस टाइम पे तत्कालीन गवर्नर रहे थे, तो उनका नाम था सर हेली के नाम पर इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और इसको किन किन नामों से जाना जाता है, टेल मी नाउ। सर हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट ठीक है, नेशनल पार्क। तो इन नामों से इसको संबोधित किया जाता है। तो आप जैसे देख पा रहे होगे तो ये टाइगर आप देख पा रहे होगे, तो ये इसकी शान है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर किन का संरक्षण, या आपको जो ये टाइगर देख पा रहे हो ये कहाँ का टाइगर है, बंगाल 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 टाइगर। कहते हैं, उसे बंगाल भी कह सकते हो। तो ये बंगाल टाइगर के लिए ये संरक्षण किया गया है, इसकी रक्षा के लिए इसको गठित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उसको गठित किया गया, उसकी स्थापना की गई थी, वो कौन सा है। तो आप बंगाल टाइगर आप देख पा रहे होगे, बड़े बड़ी ये पूरा पीला और उस पे आप जो ब्लैक धारियां देख पा रहे होंगे। तो यही सबसे शानदार अगर कहें सारथी जो संख्या भारत में पाई जाती है, बंगाल टाइगर अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत ये जीव। और साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 1952 में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था वो? हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसे हम कहते हैं रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब क्वेश्चन क्या बनता है, जिसने पढ़ा होगा वही पता है, अनुमान सभी इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद के अंतर्गत आता है, किस जनपद में स्थित है। सर पौड़ी और नैनीताल के बेसिकली बीच अगर में। इन दोनों के बीच में आता पूछा जाता है किस जनपद में स्थित है, तो आपको उसमें नैनीताल जनपद को आप क्या करना होगा, पिक करना होगा। अब आते हैं सन 1957 के आसपास की बात है कि महान प्रकृति प्रेमी या कहें जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के से पूर्व इसका नाम क्या था? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कर दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो साल था 1957 में। ये जो थे महान अगर कहें जो प्रकृति के प्रेमी ये रहे, तो इनके नाम पर ये बदल कर रख दिया। और इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, और इसके बाद राजा जी, उसके बाद फ्लावर वैली, और मैं सर्वाधिक पर्यटन आते हैं। अगर हम देखिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, उत्तराखंड का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ सर्वाधिक रूप में पर्यटनों का आगमन होता है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है पहले नंबर पे? दूसरा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा
तीसरा फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। चलो फूलों की घाटी की बात आ रही, तो फूलों की घाटी के वर्तमान समय में अपने अस्तित्व को लड़ाई लड़ रही है, हाँ या ना? जी सर। हाँ, तो सोच लीजिए, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से ये भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि नेचुरल जो प्रकृति से जो फूल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मानव का सारथी रूप में हमने कहा कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं तो उनको उनकी पूर्व अवस्था में रखा जाता है, तो क्या हो रहा है, मनुष्य के ज़्यादा विचलन से या उसके आगमन से क्या होता है, यहाँ पर जो प्रकृति में जिस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं मैंने वो बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो चुकी हैं, तो वहाँ पर जिस प्रकार से फूल खिलते थे उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ कम हुई है, क्योंकि अब इस क्षेत्र में पहले से क्या होता था, इन क्षेत्रों में जो चरवाहा होते थे वो अपनी बकरियों को या फिर अपने जो मवेशी होते थे इन चरवाहा क्षेत्रों में ले जाए जाते थे, जिससे कि वो बीट करते थे और उससे खाद बनती थी, कहीं ना कहीं उसको ग्रोथ ये मिलती थी। अब सरकार ने यहाँ पर इन मवेशियों को जाने के लिए मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो अगर हम जहाँ पर हम फ्लावर वैली की बात करते हैं, तो फ्लावर वैली में देखिए बहुत ही अंदर तक जाने की ये परमिशन मिलती है, क्योंकि जितने अंदर अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी डेथ होने की संभावनाएं उसमें प्रबल हो जाती हैं, तो बहुत अंदर जाने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भांति भांति के फूल है, तो फूलों की जो खुशबू है, जब आप कभी इस चीज़ को मनन करिएगा, जब आप कभी तैयार होंगे तो एक काम करिएगा, मेरा कहना मानिएगा, अगर करना चाहोगे तो आपके पास घर में सेंट की शीशी रहती है नहीं रहती है? आई थिंक सभी के पास होंगी। तो जी सर। उस सेंट सर। को मान लीजिए एक बोतल है, उसमें से आधी बोतल अपने शरीर में छिड़क लीजिएगा, अपने कपड़ों में जहाँ पर भी छिड़कते हैं तो उसको छिड़क लीजिए। फिर उसके बाद आप पे उसका प्रभाव क्या पड़ता है थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने आप में कर चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा घातक ये साबित हुआ था। तो जब आप ऐसा करोगे तो जो वो सुगंध है वो अत्यधिक आपके ब्रेन में क्या करेगा, हावी हो जाएगी, या फिर आपको वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी, आपका जी मचलाना शुरू हो जाएगा, आपका जो शुगर लेवल है वो डाउन हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ने या घटना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये हम किसी चीज़ की अध्येयता हम जब शरीर में उसको धारण करते हैं, या क्योंकि हमारे शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता है, तो इसीलिए फ्लावर वैली में भी जो मैंने सेंट का जो उदाहरण दिया था वही चीज़ यहाँ पर आपको फ्लावर वैली में भी देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली अगर हम कहते हैं तो आपका जो सबसे अधिक जो पर्यटकों का आगमन होता है वो आपका राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दूसरे नंबर पर राजा जी है, तीसरे नंबर पर आपका फूल की वैली की हम बात करते हैं, तो फ्लावर घाटी की हम बात करते हैं, तो ये है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चले, सर ये बोलते रहिए। सर ये राजा जी यस देहरादून में अभी है ना राजा सर जी, ये यस चमोली अभी में है ना राजा सर? जी पे आ रहे हैं, हम 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यानों को कवर करेंगे, पहले हम इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह कह रहा है कि भारत का ही नहीं बल्कि ये एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट। तो इसका अगर क्वेश्चन पूछा जाए रामनगर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार कौन सा है, कहाँ पर है स्थित है? प्रवेश द्वार मतलब जहाँ से इसको निकाला करके है, तो ये रामनगर में है। तो यहाँ से अंदर आप इसमें प्रवेश करते हो, ठीक है, यहाँ से आप अंदर को इसमें प्रवेश करते हो। तो क्वेश्चन बनेगा 1 नवंबर 1973 को विश्व वन जंतु कोष WWF, ठीक है, याद रखिएगा WWF विश्व वन्य जंतु कोष कहा जाता है, भारत द्वारा पहला बाघ संरक्षण घोषित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पहला भारतीय बाघ संरक्षण घोषित किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो आपको बताना 1973 में पहला जो बाघ संरक्षण का जो घोषणा हुई थी, जिसे हम बंगाल टाइगर की बात करते हैं, तो ये आपका जिम नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क था। ये प्रोजेक्ट था जिसे हम बाघ प्रोजेक्ट की जो बात करते हैं, इसको बाघ प्रोजेक्ट के नाम से भी है,
प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से इसकी शुरुआत की थी, किस राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत हुई, तो आपको पता होना चाहिए जिम नेशनल कॉर्बेट या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या हेली नेशनल पार्क से, तो जिसे भी आप कह सकते हो। तो ये है। तो बाघों के साथ यहाँ घड़ियाल के संरक्षण की भी विशेष व्यवस्था की गई है। अगर आप जब कभी रामनगर घूमने के लिए आओगे तो यहाँ पर आपको घड़ियाल भी आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े घड़ियाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। घड़ियाल की अलग अलग प्रजातियाँ होती है, जो हमारे वहाँ बड़े नथुने वाले या लंबे नथुने वाला छोटा सा उसका नथुने के ऊपर से एक होता है, तो वो वाला घड़ियाल हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर घड़ियालों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, कौन सा है? जिम कॉर्बेट। देखिए इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके मध्य में पाटली दून स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम तो कॉर्बेट। आंसर फटाफट दीजिए क्योंकि आपके सामने स्लाइड खुली है, तो आप आंसर दे सकते हो। तो इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पश्चिमी रामगंगा नदी बहती। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके मध्य में रामगंगा नदी ये प्रवाहित होती है। पश्चिमी रामगंगा की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वो नदी प्रवाहित होती है, कौन सी है वो? सर कॉर्बेट। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा वह वर्ष 2012 में वह कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जिसके चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र में साइलेंसर जोन उसे घोषित किया गया है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट नेशनल। ठीक है, जिम तो कॉर्बेट। ये पता होना चाहिए आपको। ये 2013 में बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र की सहायता से 118 सदस्यीय जो स्पेशल टाइगर जो प्रोटेक्शन फोर्स का यहाँ पर गठन किया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा 2013 में बाघों के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार ने कितने सदस्यीय समिति को यहाँ के लिए गठित किया गया था जो पूरी तरीके से बाघों को संरक्षण करने में फोकस उसे रख सकते हैं, तो बता सकते हैं? 118 सदस्य। हाँ, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर अगर आप कभी कॉर्बेट नेशनल पार्क आओगे तो यहाँ पर एक कालाडूंगी है। कालाडूंगी में आपको एक ये म्यूजियम है जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड सारी चीजें लिखी गई हैं। तो अगर वर्तमान समय में अगर हम इस उद्यान की अगर बात करें तो यहाँ 250 प्लस बाघ अभी मौजूद हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से जो जंगली जानवर होते हैं, जो बाघ होते हैं, क्या होते हैं कभी कभी वो जो इंसानी बस्ती की तरफ आ जाते हैं, तो कभी कभी इंसान ही उनको क्या कर देते हैं, ये जो जानवर है तो कहीं ना कहीं उनको मारने के लिए धरना प्रदर्शन करने जाता है। फिर शिकारियों को बुलाया जाता है, तो शिकारी उनको फिर क्या कहते हैं कि ये आदमखोर हो गया, तो इस तरीके से उनका अंत कर दिया जाता है। तो ये बड़ी सोचने की विषय है क्योंकि आप सभी को पता है जंगलों में कुछ शेष नहीं रहा, ठीक है, इस वजह से वो क्या है मलिन बस्तियों की तरफ ये बढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये नेशनल पार्क है, 4 जोन्स में बटा हुआ है। वह कौन सा नेशनल पार्क है जो 4 जोन में बटा हुआ है? जिम कॉर्बेट। क्वेश्चन पूछा है ढिकाला रेंज किस कॉर्बेट नेशनल ने कौन से पार्क के अंतर्गत आता है, या झन्ना रेंज किस पार्क के अंतर्गत, दुर्गा देवी रेंज किस पार्क के अंतर्गत, बिजरानी रेंज किस पार्क के अंतर्गत है? आई थिंक कि ये जो आपके सामने जो रेंज मैंने बताई है, जो जोन को इसको जो बांटा जाता है, तो मैं कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बिजरानी रेंज किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कॉर्बेट नेशनल पार्क है। झन्ना रेंज किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दुर्गा देवी रेंज कहाँ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ये 4 रेंज आप अपने दिमाग में रख ले। नोट करने वाली बात है कि जिम कॉर्बेट का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन बनाएगा तो क्या है, जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट ये है, आप याद रखिएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते थे तो आपके सामने रखे, तो जो भी शंका होगी तो बाद में इस श्रृंखला को देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो उद्यान है उसको हम बात करेंगे, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, गोविंद नेशनल पार्क की बात करेंगे। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और
इसकी स्थिति की बात करूं, ये अगर ये किस जनपद के अंतर्गत आता है तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत है। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये 472 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैला है, और इसका जो मुख्यालय है तो वो आपके देहरादून में। जिम नेशनल कॉर्बेट का मुख्यालय कहाँ पर है बेटा? नैनीताल में। कालाडूंगी नैनीताल। तो नैनीताल में। तो इसका आपने देखा होगा, इसका हमने क्षेत्रफल की बात करी तो इसका तो 4,472 है। तो जिम कॉर्बेट का कितना था? 520 हाँ, पॉइंट 520.08 ऐसी था। तो यहाँ पर आपने सही कहा कि आपने इसको स्मरण करें। तो इस का जो नाम रखा गया है, तो इसका ना जो नाम रखा है गोविंद नेशनल पार्क है, तो ये इसका जो नाम है भारत का जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे गोविंद वल्लभ पंत के नाम से रखा गया। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, आपके होम मिनिस्टर भी, इंडिया की होम मिनिस्ट्री भी इनके पास रही थी। तो आपको बताना जो गोविंद वल्लभ पंत कौन है, भारत रत्न से सम्मानित ये हैं, उत्तराखंड के एकमात्र। तो इनके नाम से गोविंद नेशनल पार्क रखा गया है, जहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे इस जो कॉर्बेट जो ये नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में इतने शानदार क्या है जीव इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कोई चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है वही देखा। तो इस पार्क के मध्य टोंस नदी बहती है, याद देखिएगा, और इसके हर क्षेत्र की दून स्थिति है। तो ये जो मध्य हर की दून के अंतर्गत ये आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य हर की दून की के मध्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है, तो आपको बताना होना चाहिए गोविंद नेशनल पार्क स्थित है। तो जुरसियारा झील इसी पार्क के मध्य में, रुइसियारा जो झील है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पार्क के मध्य में है, तो आपको बताना है गोविंद नेशनल पार्क के अंदर। और बेसिकली अगर क्वेश्चन इसमें जो मापदंड बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि जो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है गोविंद नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, वो किसके संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, किसका संरक्षण यहाँ पर किया जाता है? तेंदुआ के जो आपने सोनू लेपर्ड देखा है, तो आपने देखा जिसे हम हिंद तेंदुआ कहते हैं। तो आज ये भी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं, तो ये क्षेत्र में बर्फबारी कम हो रही है। तो ये आपको पता है कि हिम का मतलब होता है बर्फ से संबोधित होता है, तो बर्फ में रहने वाला ये सफेद और भूरा सफेद होता है, और उसमें ब्लैक ब्लैक क्या होता है, स्पॉट होता है। तो ये इस तरीके का ये जीव, तो ये देख लीजिए। तो यह नेशनल पार्क दाढ़ी वाले गिद्ध के लिए विशेष हिमालयी गिद्धों में से एक है। अब दाढ़ी वाला गिद्ध देखा है जिसकी गर्दन लंबी होती है मगर उसकी दाढ़ी रहती है, और पूरा जो गर्दन होती है जो सर से लेके उसके जो जहाँ तक उसका जॉइंट होता है गर्दन, तो वो थोड़ा सा क्या होता है पिंक कलर का होता है, पूरा उसमें बाल रहित होता है। तो वो वाला जो गिद्ध होता है, दाढ़ी वाला गिद्ध। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड में वह कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं? गोविंद नेशनल तो पार्क। ये समझ जाइएगा। तो अब आते हैं, आप देख पा रहे हो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आ गया बेटा? नंदा देवी। तो नंदा देवी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्थापना हुई थी 1982 को हुई थी। स्थिति इसकी चमोली में है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितने हैं, 624 वर्ग किलोमीटर। ये बड़ा था या फिर राष्ट्रीय राजा जी गोविंद वल्लभ था, या फिर आपके जो कॉर्पोरेट नेशनल पार्क कौन बड़ा है इन तीनों में से? यही बड़ा है सर, यही बड़ा है। कैसे? वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जिम कॉर्बेट का तो सर 520 था और दूसरे का कम है। ये इसका सबसे ज्यादा तो दूसरे का कितना था ये भी बता दो। कितना था दूसरे का? 472 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसका 624
24 वर्ग किलोमीटर। इसका मुख्यालय जोशीमठ है और 24 यह क्या है, यह सर्वाधिक ऊंचाई पर 5,431 मीटर पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदा देवी नंदा नंदा देवी। देवी। अब देखिए ये दो भागों में बटा है, भीतरी और बाहरी। तो वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भीतरी और बाहरी आवरण में विभाजित है? तो बताइए। नंदा देवी अब देखिए नंदा भीतर में देवी नंदा देवी पर्वत है और रमनी ग्लेशियर जो ऋषि ग्लेशियर भी इसमें है। देखिए ये ग्लेशियर याद रख लीजिए, रमनी ग्लेशियर और ऋषि ग्लेशियर किस पार्क के अंतर्गत स्थित है? नंदा देवी नंदा देवी। तो ये देख पा रहे हो कि ग्लेशियर मैंने इसे दिखा रखे है, तो ये ग्लेशियर भी है। तो ये कोशिश करी है, तो ये चलचित्रों के माध्यम से भी आपको थोड़ा आनंद आएगा देखने में। तो ये दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ये नदी दिख रही है, जो ये नदी बह रही है, ये नदी कौन सी है? ऋषि गंगा नदी बहती है, दिख रही ना? ये ऋषि गंगा नदी बहती हुई देखने को मिल रही है। जी तो देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हो तो भी अच्छी बात है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचने का सर्वप्रथम श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? एरिस शिप्टन तथा टीलमैन एरिक को शिपमैन। जाता है। तो ये दो टीलमैन व्यक्तियों को जाता है। तो इन्होंने 1936 में जो नंदा देवी को फतह कर लिया था सफलता के साथ, इसे आवरण करने के कहने का मतलब है कि नंदा देवी के पर्वतों को इन्होंने फतह कर लिया था। शानदार तरीके से इन्होंने चढ़ाई करी और अंततः गत्वा देखें तो ये पूरी ऊंचाई तक ये पहुंच चुके। और आपको बता दूं तो जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1888 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में इसको सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, विश्व धरोहर के रूप में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित किया गया था 1888 में? नंदा देवी हाँ, तो नंदा नंदा देवी। देवी। तो अब यहाँ पर आप देख लेते हो, आप देखो ये क्या है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जा रही होगी फूल ही फूल दिखेंगे। तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, चमोली में है और इसका वर्ग क्षेत्र बहुत छोटा है, 87.5 वर्ग किलोमीटर में है। इसका जो मुख्यालय है जोशीमठ में है। यह उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा कौन सा था? जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट कहाँ से आ गया? नहीं ये उत्तरकाशी वाला सर। देखिए इसकी खोज किसने करी थी? किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? फ्रैंक्स माइक। फ्रेंच माइक ने और यही मर गए। 1931 में ये की थी और उसके मित्र कौन थे? होल्ट सर्वर द्वारा इसको की गई थी। तो याद रखिएगा इन दोनों ने इसको की थी। और वैली ऑफ फ्लावर का प्रकाशन किस वर्ष हुई? इसको जो सर्वप्रथम जो प्रकाशित किया गया, जो दुनिया के सामने इस घाटी को डिस्कवर करके रखा गया था, तो आपको बताना चाहिए 1938 में इसको प्रकाशित किया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नर मानदन करके पर्वत है। ठीक है, तो ये पर्वत आपको देखोगे तो 3-4 बार ये प्रश्न बना हुआ है, कई दफे ये क्वेश्चन ये बना है। तो नर गंधमादन पर्वत कहाँ स्थित है, किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आपके फ्लावर वैली में स्थित है। इस उद्यान के पैरेलल में कौन सी नदी बहती है बता सकते हैं? फूलों की घाटी फूलों की घाटी बहती है। पुष्पावती नदी बहती है, ना कि फूलों की घाटी नहीं बहेगी। अगर बह जाएगी तो सारे पुष्प चले जाएंगे, फिर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली अगर देखें तो पुष्पावती नदी बहती है जो कामेट पर्वत को पुष्प तोया ताल से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है? अरे बताओ। पुष्पतोया ताल से। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब पुष्पतोया ताल। हाँ जी,
कामेट पर्वत के पुष्पतोया ठीक है, ताल से। मुझे लग रहा है आप लोग अब थक चुके हो, तो इसके बाद मैं खत्म कर दूंगा इसको। तो नहीं इस सर, उद्यान आवाज गूंज इस रही है ना सर। उद्यान के मध्य लिंगा ताल और आछरी ताल भी स्थित है। तो आछरी का मतलब होता है परियों का ताल, तो लिंगा ताल भी स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वह कौन सा उद्यान है जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता का मतलब है कि यहाँ पर आप नीले पीले रंग फ्लावर वैली है, ऑफ यहाँ पर फ्लावर्स। आप देखो पिंक है, येलो है, ग्रीन है, आपका जो भी देखने को मिलेगा अलग अलग यहाँ पर किस्म के पौधे मिलते हैं। तो एक ही वैरायटी के फूल नहीं मिलते, किस्म किस्म मतलब इसका मतलब बताइए जैव विविधता जो सर्वाधिक यहाँ पाई जाते हैं। लगभग यहाँ पर 500 प्रकार के फूल खिलते हैं। तो 500 प्रकार के फूल तो तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे, 10 प्रकार के फूल ही देखे होंगे मुझे जहाँ तक लगता है, तो मैंने भी यही ज़्यादा नहीं देखे। तो फूलों की घाटी के मध्य में मैडम जॉन मार्गरेट लेंग की समाधि स्थित है। वह कौन सा उद्यान है जहाँ पर मार्गरेट का क्या है समाधि स्थल है? क्वेश्चन, मैडम जॉन मार्गरेट का क्या है समाधि है, वो कौन से? तो फूलों फूलों की की क्या घाटी। ये जो इसकी जो वहाँ समाधि बनाई गई है, तो ये कौन थी? एक पुष्प पुष्प वैज्ञानिक। वैज्ञानिक थे, तो पुष्पों के बीच ही तो रहेगी, कहीं उसको इधर उधर थोड़ा दफनाएंगे, पुष्पों के बीच ही दफना दिया। तो लेंगस कब आई थी यहाँ? 1939। 1939। जब मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा तो आप भूल जाओगी, तो इसलिए याद रखो। तो इस उद्यान में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। वह कौन सा उद्यान है जहाँ सर्वाधिक रूप में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं? तो फ्लावर वैली है। तो फूलों की घाटी में फूल जुलाई के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक खिले। क्वेश्चन बनेगा कि फूलों की घाटी में किस माह में पुष्प खिलते हैं? फ्लाइट टू अक्टूबर। जुलाई टू अक्टूबर में खिलते हैं। अमेरा नट घास की फूलों की भी यहाँ के लिए क्या खतरा पैदा कर रही है? वह कौन सी घास है जो फूलों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है? कटकरास। अमेला व याद नटग्रास। रखिएगा, ये ग्रास का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पाई जाती है। तो बेसिकली हाँ, तो यहाँ पर आप देखो स्कंद पुराण में इसे नंदाकान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कालिदास का मेघदूत में इसे अलका कहा जाता है। कभी क्वेश्चन, अलका किसके पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है? कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें अलका का जिक्र किया गया है? कालिदास की है। कालिदास। तो मेघदूत कालिदास के में स्थानीय मेघदूत में। भाषा में इसे क्या कहता है? द्वारिका खक इसे कहा जाता है। द्वारिक खर इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो स्वर्ग में इंद्र की उपवन फूलों की घाटी को कहा जाता है। जो इंद्र थे ना, जो हाथी में बैठे रहते हैं, तो वो उनकी जो क्या था, ये गार्डन था, इसको गार्डन कहा जाता है उनका। तो बेशक लेकर देखो, फूलों की घाटी के अन्य नाम है गंधा, मदन, भीड़, पुष्पावती, पुष्प रसा, फेंस स्माइट घाटी है, वह गंगा पार्क के नाम से इसे जाना जाता है। तो यूनेस्को ने इसे भी विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। तो इसको किस वर्ष से सम्मिलित कर गया है? 14 जुलाई 2005 14 जुलाई को 2005। यूनेस्को ने फूलों की घाटी के रूप में इसको क्या कहते हैं, वर्णित किया है। तो अब 2 उद्यान और बचते हैं। राष्ट्रीय ये राजा जी हो गए हैं, और चलिए ये दोनों को भी निपटा देता हूँ। तो यहाँ पर राजा जी उद्यान है, देखिए। तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। स्थिति देहरादून और हरिद्वार और पौड़ी के बीच में है। और इसकी ये देखो यहाँ पर 800 क्या है 20 वर्ग किलोमीटर है। हमने जो यहाँ पर 20। अगर हम कहें नंदा देवी कितना है, तो ये नंदा देवी है आपकी 624 है। ठीक है, अब इसके दृष्टिकोण से तो ये सबसे बड़ा निकल गया राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो यह मोतीचूर 1935, राजा जी वन विहार 1939, चिला 1977 से मिलकर बनाया। ये देखिए, इन उद्यानों से मिलकर इसको निर्मित किया है। यहाँ सर्वाधिक संख्या में हाथी और बारहसिंगा पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछे, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी का मतलब यहाँ हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और ये बारहसिंगा के लिए भी जाना जाता है। 2015 में राज्य का दूसरा बाघ संरक्षण केंद्र घोषित किया। इसमें इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ भी हैं, और इसे कुदेनमुख कर्नाटक को बाघ संरक्षण केंद्र से घोषित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कुदेमुख
कर्नाटक बाघ संरक्षण केंद्र कौन से राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को कहा गया है। तो इसका नाम चक्रवर्ती राज गोपालाचारी के नाम रखा गया है, तो गोपालाचारी के नाम से राजाजी उद्यान पड़ा है। तो याद रखिएगा इस पार्क के मध्य में गंगा नदी बहती है, 24 किलोमीटर तक ये बहती है। 24 किलोमीटर दायरे में आपकी गंगा नदी इस में बहती है और यह पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से 15 जून तक खुला रहता है। तो जून की छुट्टियों में यहाँ जाइएगा, देखिएगा हाथी और चीतल, ये चीज़ें देखिएगा। अब आते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क की बात करते हैं। ये 6ठे नंबर का अंतिम नेशनल पार्क है। तो ये आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर ये हिमालय देख रहे होगे, तो ये इस तरीके से देख पा रहे होगे। तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर कोई है उत्तराखंड में तो गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो याद रखिएगा ये सबसे बड़ा पार्क के रूप में जाना जाता है। स्थापना हुई थी 1989 में, स्थिति है उत्तरकाशी में है, 2390 वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा है और इसका मुख्यालय देहरादून है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो मैं कल आपसे ये पूछूंगा, एक क्रम पूछूंगा, फटाफट मुझे बताओगे कौन सा पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है। ये क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके मध्य में भागीरथी नदी बहती है और ये हिमालयन भालू और कस्तूरी मृग के लिए ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। सर उत्तरकाशी में 2 हो गई ना सर ये फिर। तो आई थिंक समझ में आ गया। जी सर। इंदु जी समझ में आया? जी सर। तो जी सर। ये श्रृंखला कैसी लगी? अच्छी लगी सर अमेजिंग। थैंक यू। सर इस समय नेटवर्क चल रहा है और पढ़ लेते हैं सर।